उत्तराखंड में झमाझम बारिश, कई जगह उफान पर आए बरसाती नाले। मानसून में सुरक्षित चारधाम, प्रशासन के लिए चुनौती। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले सीएम धामी। एयरपोर्ट एक्सटेंशन के लिए वन भूमि ट्रांसफर का किया अनुरोध। राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता के भवन निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण का भी किया आग्रह। चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, भाजपा के खिलाफ की आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने का आरोप। हल्द्वानी के बनभूलपुरा से एक और नाबालिग लड़की हुई लापता। घर से ले गई 45,000 रुपए। विशेष समुदाय के युवक पर आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से दिल्ली में सीएम धामी ने मुलाकात की। एयरपोर्ट पर एक्सटेंशन के लिए वन भूमि ट्रांसफर का भी अनुरोध किया। आपको बता दें, राजकीय पॉलिटेक्निक भवन निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण का आग्रह किया। गैर वानिकी परियोजना के लिए भी भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव के अनुमोदन का आग्रह किया। आपको बताते चले, भवन निर्माण के लिए 2 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण का भी सीएम धामी ने आग्रह किया। तो ये बड़ी खबर है देहरादून से, जहां केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से सीएम धामी ने दिल्ली में मुलाकात की और एयरपोर्ट एक्सटेंशन के लिए वन भूमि ट्रांसफर का अनुरोध किया। तो देखिए, दिल्ली में मुलाकात केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से सीएम धामी ने की है और इस मुलाकात में कई अनुरोध सीएम धामी द्वारा किए गए हैं। उन्होंने एयरपोर्ट एक्सटेंशन के लिए वन भूमि ट्रांसफर का अनुरोध किया, साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक भवन निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण का भी आग्रह किया। तो बड़ी खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। चलिए, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ विनय सूद उत्तराखंड से लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से सीएम धामी ने दिल्ली में मुलाकात की है। किन किन परियोजनाओं को लेकर सीएम धामी ने उनसे आग्रह किया है और किन किन परियोजनाओं पर सहमति बन पाई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से दिल्ली दौरे पर हैं और जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उन सभी से इस दौरान जो है उनकी यहाँ पर बात हो रही है, सभी से जो है इस दौरान वो मुलाकात कर रहे हैं। तो वही भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी बीते दिन सीएम धामी की मुलाकात हुई है और इस दौरान उन्होंने यहाँ पर जोली ग्रांट एयरपोर्ट को लेकर के, उसके विस्तारीकरण को लेकर के जो है बात की है और साथ ही साथ जिस तरह से भूमि की अगर बात करें तो भूमि को भी जो है हस्तांतरण करने के लिए जो है उन्होंने इस दौरान यहाँ पर उनसे निवेदन किया है कि जो एयरपोर्ट है उसको विस्तारीकरण किया जा सके, जिससे कि जो उत्तराखंड आने वाले जो यहाँ पर लोग हैं, जो यात्री हैं, उनको इसकी और भी जो है सुविधाएं मिल सके। साथ ही साथ देहरादून से नेपाल के लिए जिस तरीके से यहाँ पर जो सेवा है, हेली सेवा है, उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर उन्होंने आग्रह इस दौरान किया है केंद्रीय मंत्री से। तो देखा जा सकता है कि उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है और जो केंद्रीय नेता हैं उनसे लगातार उत्तराखंड में किस तरीके से विकास कार्य किया जा सके, इसके लिए सीएम धामी खुद मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान इसको माना जा रहा है और उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो तैयारी है वो लगातार इस दौरान जारी है। जी चलिए विनय, ये तो आपने बता दिया कि परियोजनाओं को लेकर आग्रह किया गया, लेकिन कब तक राशि आवंटित केंद्र सरकार इसके लिए कर सकती है?
जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से सीएम धामी लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य करते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो योजनाओं परियोजनाओं के लिए जो राशि यहाँ पर आवंटित की जाती है, उसके लिए भी जो है जल्द ही जो है यहाँ पर बड़ा फैसला जो है इस दौरान केंद्र से मिल सकता है। और जल्द ही जो राशि है निर्माण कार्य को लेकर, पॉलिटिकल निर्माण कार्य जिस तरीके से चोपता में होना है, यहाँ पर पॉलिटेक्निक, माफ कीजिएगा, पॉलिटेक्निक जो निर्माण कार्य इस दौरान यहाँ पर होना है राजकीय, तो उसको लेकर के भी जो है सीएम धामी ने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। साथ ही साथ यहाँ पर जो जोली ग्रांट एयरपोर्ट है उसको विस्तारीकरण के लेकर के भी जो है यहाँ पर उन्होंने आग्रह इस दौरान किया है। तो देखा जा सकता है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनको लेकर के लगातार सीएम धामी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करते हैं और अपनी बात जो है जिस तरीके से वो वहां पर रखते हैं, तो उस पर जो है पूरी तरह से विचार करने के बाद उस परियोजना का जो लाभ है वो भी उत्तराखंड वासियों को यहाँ पर मिल पाता है। जी विनय, पर्यटन को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को, तो इसके लिए क्या कुछ आग्रह सीएम धामी ने किया है भूपेंद्र यादव से, वन मंत्री? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पर्यटन की अगर बात करें तो पर्यटन को लेकर के लगातार सीएम धामी यहाँ पर कार्य करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र के नाम से भी जो है उत्तराखंड जाना जाता है। और जिस तरह से जो बाहरी जो लोग हैं, जो यात्री आते हैं, चार धाम यात्रा जिस तरह से उत्तराखंड में चल रही है, तो कई श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में इस दौरान पहुंचते हैं। तो ऐसे में किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें जो है इस दौरान उत्तराखंड आने वाले लोगों को ना हो सके, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से दुरुस्त की जा सके, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में भी सीएम धामी लगातार अलर्ट मोड पर रहते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से जिस तरह से उनकी मुलाकात होती है, जो वो बात करते हैं, तो पर जो है पुनः विचार भी इस दौरान किया जाता है। जी चलिए, शुक्रिया विनय हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा रुड़की पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बताया कि मंगलोर उपचुनाव में विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस कई जोन में विभाजित कर रही है। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी प्रदेश के अलग अलग कांग्रेस विधायकों को दी जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक 10 बूथ पर एक पदाधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। इसके साथ ही भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। कहा कि कांग्रेस का एक नेता और कार्यकर्ता मंगलौर में तन मन से पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए कार्य कर रहा है। भाजपा उपचुनाव में सत्ता बल का दुरुपयोग कर रही है। क्षेत्र के ग्राम प्रधानों को धमकाया जा रहा है, जिससे वह उनके पक्ष में कार्य करें। जो है चुनौती के रूप में ही लेना चाहिए, हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। और जिस तरीके से इन 10 वर्षों में बीजेपी ने 9 से ज़्यादा सरकारें, चुनी हुई सरकारें गिराई हैं और पिछले बार के पंचायत चुनावों को भी प्रभावित किया है प्रशासन की मदद से, वो निश्चित ही बहुत ही भयानक था। क्योंकि हमने देखा था 8 बजे काउंटिंग रोकी गई और अचानक सुबह जो है अनाउंस कर दिए गए, वो बहुत खतरनाक था। और आज भी मेरी पुख्ता जानकारी है कि प्रधानों को धमकाया जा रहा है, जो राशन के डीलर हैं उन पर भी दबाव डाला जा रहा है। तो ये निश्चित ही कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। हमारे ज़िला हरिद्वार के लोग हैं, तो उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग है ज़िला हरिद्वार की कि क्या कार्रवाई अब तक हुई चुनाव में और क्या आगे की कार्यप्रणाली रहेगी। तो उस रणनीति को बनाने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पर जिला स्तर के हमारे सभी कांग्रेस जनों की ये मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी माननीय विधायकगण हैं। काठबंगला बस्ती में हार्ट अटैक से एक महिला की मृत्यु हो गई। महिला की मृत्यु का कारण अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई को बताया जा रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि ये सब सरकार की तानाशाही का नतीजा है। साथ ही कहा कि बेगुनाह की जान गई है, जिसके लिए जिम्मेदार अधिकारी और शहरी विकास मंत्री पर मुकदमा होना चाहिए और पीड़िता के परिवारजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि यह कोई तानाशाही नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जिनकी मौत हुई है उनके लिए हमारी संवेदना है और ये अभियान सरकार की ओर से नहीं बल्कि हाईकोर्ट की ओर से चलाया जा रहा है। साथ ही कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं इसका कोई रास्ता निकाला जाए ताकि लोगों को बचाया जा सके।
बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है कि प्रशासनिक तानाशाही के कारण एक जो है युवती की मौत होगी, जिसकी जो है 3.5 साल की एक बेटी है और एक 3 महीने का जो है बच्चा है। आखिर जो है मानवीय संवेदनाएं क्यों मर गई हैं सरकार की, ये समझ में नहीं आ रहा है। अतिक्रमण के नाम पर जो है गरीबों की झोपड़ियां ही सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को क्यों नजर आ रही हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि नदी के किनारे जो सरकारी संस्थान हैं, जो रसूखदारों के होटल हैं, रिजॉर्ट हैं, उन पर क्यों जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले सरकार को अपने अतिक्रमण ढाने चाहिए, तब जो है झोपड़ी का नंबर आना चाहिए। और हम सरकार से कह चुके हैं कि आपको अगर अतिक्रमण हटाने आवश्यक हैं तो उससे पहले उन लोगों की जो है पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए छत की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सरकार मानवीय दृष्टिकोण से काम नहीं कर रही है और तानाशाही से लगातार जो है लोगों के घर ढहाए जा रहे हैं। जिस तरीके से जो है सदमे में हार्ट अटैक से एक जो है इस बेगुनाह महिला की मौत हुई है, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। और मैं कह रहा हूं कि जो है इस पर जिम्मेदार अधिकारियों पर और शहरी विकास मंत्री पर मुकदमा होना चाहिए और जो है पीड़िता के जो है परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। कोई तानाशाही नहीं है, क्योंकि एक तो पहले जिसकी मृत्यु हुई है उसके प्रति संवेदना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मामला काफ़ी दिन से चल रहा है, कोई एकाएक तो हुआ नहीं है। और आप भी समझते हैं कि अभियान सरकार की ओर से नहीं, कोर्ट की ओर से चल रहा है। एनजीटी द्वारा जिस तरह से हाई कोर्ट से आदेश लिए गए हैं, उसके बाद जो 16 के बाद के जो निर्माण हैं ये पूर्व में भी चिन्हित हुए हैं। इसमें बाकायदा छानबीन भी हुई है, इसकी जांच भी हुई है। जांच के बाद जो 16 के बाद के निर्माण सही पाए गए उन पर एक कार्रवाई हो रही है। तो एकाएक ये कार्रवाई हुई ऐसा नहीं है। और विपक्ष के लोग भी तमाम काफ़ी समय से इस बात को उठा रहे हैं, लोगों इस जानकारी में ला रहे हैं। तो एकाएक कार्रवाई इसको नहीं कह सकते, और कह रहे तो गलत कह रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि लोगों को हटाना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये न्यायालय के कारण हो रहा है। सरकार इसमें कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। सरकार तो बचाने का काम कर रही है और आगे से हम प्रयास करें कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है ताकि लोगों को बचाया जा सके। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में खकरा और एठा नाले में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बरसात के मौसम को देखते हुए खकरा और एठा नालों को जेसीबी और पोकलेन की मदद से सफाई की जा रही है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने बताया कि जहां बरसात का मौसम शुरू हो गया, नगर पालिका परिषद द्वारा बड़े नालों की सफाई पोकलेन और जेसीबी की मदद से की जा रही है और विभिन्न वार्ड में सभासदों के माध्यम से नालियों की सफाई की जा रही है और नीर रुकने का अंदेशा है, उस जगह की सफाई की जा रही है जिससे कि बरसात में कोई भी जनहानि न होने पाए। नाले में बरसात का समय आ गया, हर साल सफाई होती है, लेकिन जितनी सफाई इस बार अच्छी हो रही है उतनी अभी तक नहीं। पूरी गहराई से और बढ़िया करके सफाई हो रही है। और इस साल मैं देख रहा हूँ सब जगह पहले पिछले सालों की अपेक्षा व्यवस्था बढ़िया है। नालों की सफाई टाइम से शुरू हो गई है और जल भराव भी लगता नहीं जब उतना होगा जितना हर बार होता था। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि नगर पालिका में काम अब जो है कि बढ़िया हो रहा है, पहले से अच्छा हो रहा है। वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु से पहले ही नगर पालिका प्रतिमा द्वारा शासन के निर्देशों के क्रम में जितने भी बड़े नाले हैं उनको पोकलैंड और जेसीबी के द्वारा सफाई कराई जा रही है। ये भी उसी के तहत हो रहा है। इसके साथ ही हमने नाला सफाई गैंग लगा रखे हैं जिससे शहर के मध्यम आकार के नालों की सफाई हो रही है। वार्डों में हमारे नियमित कर्मचारी द्वारा नालियों की तली झाड़ सफाई की जा रही है। जहाँ जहाँ पानी अवरुद्ध हो रहा है उन जगहों को साफ किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की जनधन की हानि से बचा जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। इस दौरान 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि जल विद्युत परियोजनाओं के साथ ही देहरादून मसूरी के लिए ट्रेन चलाने के लिए विषय में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड के विकास की कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है, ऐसे में कई बड़ी योजनाओं की जल्द सौगात मिल सकती है। केंद्र सरकार लगातार तीसरी बार आई है और माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनको शुभकामनाएं देने के लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री उनसे मिले हैं और प्रधानमंत्री जी से उन्होंने जो हमारे 1000 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं, मानस खंड को लेकर के जो योजनाएं लंबित पड़ी हैं, उन सब योजनाओं को स्वीकृति दिलाने के लिए, स्वीकृत करने के लिए उनसे मुलाकात की, उनसे बात की है। निश्चित रूप से जो हमारी कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो हमारे और भी जो काम हैं, उन सब कामों को गति मिल सके, इन सब चीज़ों पर
उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का स्नेह और प्रेम उत्तराखंड के प्रति विशेष रहा है, विशेष लगाव उनका रहा है। तमाम क्षेत्रों पर इस समय केंद्र की सहायता से काम हो रहे हैं। आने वाले समय में इस मुलाकात के बहुत ही अहम फैसले जनता के सामने आएंगे। चंपावत के जिला कार्यालय सभागार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में प्रभारी मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में वार्षिक जिला योजना की समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिले को मॉडल जिले के रूप में विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। वहीं कहा कि आने वाले वित्तीय वर्ष में चंपावत जिले में 58 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। लगभग 58 करोड़ 36 लाख की धनराशि का जो परिव्यय अपने सामने रखा गया और परिव्यय के साथ में आए हमारे संबंधित प्रस्ताव आज स्वीकृत कर दिए गए। निश्चित रूप से इस आवंटित बजट के माध्यम से हमारी सड़कें, हमारे सिंचाई के, हमारे स्वरोजगार के, इसके साथ ही जो हमारे कमिटेड खर्चे हैं, चाहे वो पीआईडी जवानों की सैलरी, चाहे पुराने कार्य जो हमारे चालू कार्य हैं उनको पूरा करना हो, वे सभी इसमें सम्मिलित हैं। और मैं मानती हूँ कि इस जिला योजना के बजट आवंटन के उपरांत में और परिव्यय स्वीकृत होने के उपरांत में शीघ्र जो है संबंधित विभागों को संबंधित कार्य योजनाओं को बजट रिलीज। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन जनपद मुख्यालय से गंगोत्री धाम तक 100 किलोमीटर के एरिया में फैला है। यहां पर भवन निर्माण से लेकर जमीन को बेचने खरीदने तक के लिए मॉनिटरिंग कमेटी की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इस सेंसिटिव जोन को लेकर आमजन और क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों की अपनी अलग राय है। देखिए रिपोर्ट। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब 100 किलोमीटर लंबे भागीरथी इको सेंसिटिव जोन वाले हमारे भटवाड़ी क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा हो रही तो उसमें गंगा तटों को कब्जा कर आलीशान आश्रम बनाकर रहने वाले लोग विकास से जुड़ी राय सरकार को दे रहे थे और जो स्थानीय लोग इस कानून के अंतर्गत प्रभावित हैं, उनका कोई भी नुमाइंदा उस बैठक में बुलाया नहीं जाता है। क्या भटवाड़ी क्षेत्र की जनता ने इन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल करवाया है? आखिर ये लोग भटवाड़ी ब्लॉक के किस गाँव से हैं? भागीरथी इको सेंसिटिव जोन खासकर भटवाड़ी ब्लॉक की ओर से मॉनिटरिंग कमेटी में कायदे से ब्लॉक प्रमुख शामिल होना चाहिए। गंगोत्री विधायक को बैठक में शामिल किया जाता और इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र में 5 से 7 जिला पंचायत सदस्य आते हैं, उनमें से किसी को बुलावा भेजा जाता तो क्षेत्र का विकास होता। के 88 गाँव जो कि जिस पर की इको सेंसिटिव जोन का हम पे थोपा गया है और हमारा दुर्भाग्य है कि इससे इको सेंसिटिव जोन में मॉनिटरिंग कमेटी में उन लोगों को जोड़ा गया है जिनका दूर दूर न तो पहाड़ से कोई रिश्ता है, न पहाड़ से कोई नाता है और न वो हमारी विषम भौगोलिक परिस्थिति को जानते हैं। इको सेंसिटिव जोन उत्तरकाशी से गंगोत्री तक के बीच में है और इसके बीच में हमारे 88 गांव आते हैं और मैं तो दुर्भाग्य समझूंगा कि किसने इसकी शुरुआत की कि उस जो इको सेंसिटिव जोन कमेटी में जो बाहर के सदस्य रखे गए हैं। मेरा सुझाव है कि हमारा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है जिसको हर चीज़ का पता है और कमेटी में जो है मैं समझ रहा हूँ कि जो उच्च स्तरीय कमेटी बैठक होती है, जो हमारे प्रस्ताव जाते हैं वो टर्न डाउन हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है इस कमेटी में जो है हमारे स्थानीय लोगों को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। एक्चुअली क्या हो रखा है इको सेंसिटिव जोन में इन्होंने जो हमारी कमेटी जब वहाँ के क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनको कोई पूछ नहीं रहे हैं और जो उनकी कमेटी बना रखी है वो बाहरी लोगों की कमेटी, कोई दिल्ली कोई मुंबई के हैं जो ऐसी कमरों में सोए हुए रहते हैं। वो हमारे पर्यावरण के बारे में हमें बस समझा रहे हैं। जो पर्यावरण जिसके साथ हम दिन रात हम रहते हैं, हम लोगों को पूछा नहीं जा रहा है और बाहरी लोगों की समिति बना के उनको पूछा जा रहा है। भटवाड़ी ब्लॉक के इको सेंसिटिव जोन के 4179 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों कस्बों से कोई व्यक्ति नहीं है। स्थानीय विधायक सुरेश चौहान, भटवाड़ी ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उत्तराखंड के मुख्य सचिव के सामने अपना रोष प्रकट कर चुके हैं कि कैसे क्षेत्र का वर्तमान भविष्य तय किया जाए। लेकिन विकास को लेकर बनाई गई कमेटी में क्षेत्र के प्रतिनिधियों को ही हटाकर एनजीओ के दुकान चलाने वाले लोगों को शामिल किया जा रहा है, जो दिल्ली में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से बुलाई गई बैठक में सुझाव देते हैं। सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने एक और फैसला सुना दिया कि गंगोत्री इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र यानी उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक जो भी विकास परियोजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है
सबसे पहले तो हमें ये है कि जो हमारे 21वीं जून में जो हमारा क्षेत्र जो घोषित किया गया बहुत दुखद की बात है। और उसके बावजूद उसमें कमेटी जो बनी, हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं रखे गए, वो बहुत दुख की बात है। और उसमें जो बाहरी लोग हैं उनको रखा गया है, जिनको हमारे क्षेत्र से कोई लगाव नहीं। ये मांग रहेगी और मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र पंचायत की बैठक से प्रस्ताव जाए, जो 88 गांव इसमें ले हैं और जो इसकी 100 किलोमीटर की दूरी है, इसको मात्र 30 किलोमीटर की जाए। दूसरी, मैं परसों अभी बीच में जो हमारी चीफ सेक्रेटरी है उनसे मिला तो उन्होंने भी खुद आश्चर्यचकित किया कि इकोसेंसिटिव जोन में स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है। और जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तो जो लोग यहाँ की भावनाओं को गलत तरह से तथ्य रखते हैं, तो सामने अगर जनप्रतिनिधि होगा तो जनप्रतिनिधि को जो वहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, ब्लॉक प्रमुख हैं, प्रधान हैं, जिला पंचायत है, विधायक हम लोग हैं, हम लोग खुद उसके मेंबर नहीं, तो बड़ा हास्यास्पद लगा। सेंसिटिव जोन के जहां विकास की बात कही जा रही है, तो वहीं सियाबा गांव में पिछले 5 साल से 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण नहीं हो सका, क्योंकि इस कमेटी से जुड़े एक ऐसे शख्स ने, जिसका उत्तरकाशी से कोई लेना देना नहीं है, उसने एक सड़क पर आपत्ति दर्ज की है। मॉनिटरिंग कमेटी का सदस्य होने के चलते एनजीटी ने भी इस सड़क के निर्माण पर रोक लगा दी। सियाबा के ग्रामीणों को सड़क से जुड़ने का इंतजार अभी और करना पड़ेगा, या फिर पर्यावरण के नाम पर इसे रोक दिया जाएगा। ये भविष्य की बात है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी और मैं बात कर रहा हूँ विकासखंड भटवाड़ी की, जहाँ पे कि इको सेंसिटिव जोन के कारण से जो है 88 गांव का जो है जो विकास है काफी हद तक जो है प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो इको सेंसिटिव जोन के लिए जो कमेटी बनी हुई है उसमें जो है बाहर के व्यक्तियों को रखा गया है। और जो स्थानीय विधायक है सुरेश चौहान और जो ब्लॉक प्रमुख है विनीता रावत, उनका भी कहना है कि जो है जो कमेटी है उसमें जो है स्थानीय लोगों को न रख के जो है बाहर के लोगों को जो है रखा गया, और जो कि उनके हक हकूकों पे लगातार जो है चोट पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण के नाम पे जो है 88 गांव का जो है विकास जो है काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। और कहीं ना कहीं लगता है कि जिला उत्तरकाशी मुख्यालय से गंगोत्री तक 100 किलोमीटर के दायरे में जो है इको सेंसिटिव जोन फैला हुआ है, जिसके कारण से जो है जो स्थानीय लोग हैं वहाँ अपने निर्माण से लेके कोई भी कार्य जो है पर्यावरण के नाम पे जो है नहीं कर पा रहे। दीपक नोटल, ND24। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद कांग्रेसी दिग्गजों ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार शुरू कर दिया है। जल्द ही अब कांग्रेस के स्टार प्रचारक आने वाले हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर प्रचार करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित अन्य नेता पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने भी प्रदेश के पार्टी नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला ने अभी तक चुनाव प्रचार के लिए किसी बड़े राष्ट्रीय नेता की मांग नहीं की है। हालांकि उनके प्रचार के लिए गणेश गोदियाल के साथ ही प्रदेश के नेताओं ने बारी बारी जनसंपर्क व जनसभा करने जा रहे हैं। मंगलौर सीट पे हमारा चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे सारे नेता पूरे तन मन धन से मंगलौर सीट पर लगे हुए हैं और निश्चित अगर वहाँ से पायलट साहब की डिमांड आई है तो पायलट जी भी आएंगे, उनका ये शीर्ष नेतृत्व अवगत कराया जाएगा इस बारे में और निश्चित जल्दी कोई प्लान बनेगा उनका, वो भी आएंगे। क्षेत्रीय नेता जब अपने आप में लगता है कि डिमांड भी इस हिसाब से आती है कि उन्हें लगता है कि इसको बुलाने से फायदा होगा तो बुलाया जाएगा, लेकिन उन पर और भी कई काम है जो शीर्ष नेतृत्व है। और बद्रीनाथ के अंदर तो हमारी जो पूरी टीम है हमारी सारी पहाड़ में ही है, तो वहाँ मजबूती के साथ बुटोला जी चुनाव लड़ रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, गोदियाल जी हमारे बड़े सीनियर नेता हैं वहाँ साथ में लगे हुए हैं। तो निश्चित ऐसा कुछ अगर महसूस होगा तो बुलाएंगे और वो आएंगे भी शीर्ष नेतृत्व से, पर ऐसा अभी तक कोई डिमांड आएगी। कांवड़ मेले को लेकर एक ओर जहां प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने भी इसे लेकर कमर कस ली है। परशुराम अखाड़े के संतों ने रामेश्वरम धाम में कांवड़ मेले में आने वाले शिव भक्तों की सुविधा को लेकर संतों के साथ बैठक की। अखाड़े के संतों का कहना है कि कांवड़ मेला शिव भक्ति का एक अनूठा संगम है, इसलिए यहाँ आने वाले भोलों के लिए सभी सुविधाएं सरकार को समय से पहले कर लेना चाहिए। परशुराम अखाड़े के परमाध्यक्ष अधीर कौशिक ने कहा कि हर बार अधूरी तैयारी के साथ मेला कराया जाता है, जिसके चलते यहां आने वाले शिव भक्तों को परेशानी का सामना करने पड़ता है। संतों ने शिव भक्तों से भी अपील की है कि इस मेले में आने वाले शिव भक्त अपनी झांकियों में शिव और पार्वती के नृत्य से परहेज करें।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।